हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर साइंस को पढ़ेंगे। साइंस के कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि प्रीवियस सेशन हुआ था उसमें भी हम लोगों ने परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, है ना, और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करी थी। उसके बाद कुछ थ्योरी जो है हम लोगों ने नेक्स्ट सेशन के लिए छोड़ा था, तो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करने के बाद आपके जितने भी साइंस के पेपर हुए हैं उसमें केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन बच गए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। सो जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं 1 बाय 1 करके वो सारे ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा, ताकि एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। साथ ही आपका साइंस का कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। सो जितने भी स्टूडेंट साइंस का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर बाय करना चाहते हैं, या फिर ओनली टेस्ट सीरीज़, या सिर्फ पेडागोजी और सेम एज इट इज़ फॉर मैथ्स, अगर आप कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर से एक बार व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग परमाणु अणु से स्टार्ट करते हैं। परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। देखो, परमाणु किसी रासायनिक तत्व का वह सबसे छोटा भाग जिसमें उस तत्व की समस्त विशिष्टताएं सुरक्षित रहती है, परमाणु कहलाता है। परमाणु का एक रासायनिक अस्तित्व होता है, अर्थात ये विभाज्य नहीं है, मतलब आप इसको अलग अलग भागों में नहीं तोड़ सकते, एक सिंगल यूनिट है। प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब अणु क्या होता है, किसी यौगिक का वह सूक्ष्मतम विभाज्य कण जिसमें यौगिक की समस्त विशेषताएं सुरक्षित रहती है। अणु का निर्माण किसके थ्रू होता है, परमाणु से। कई परमाणुओं से मिलकर जो है अणु का निर्माण यहाँ पर होता है। एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात परमाणु जो है आवेश रहित रहेगा। ये चीज़ तो क्लियर हो गई, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अपना आवेश रहित हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, यदि परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाए, यदि परमाणु पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है, अगर हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो परमाणु कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, इसलिए इसको ऋणायन बोलते हैं। यदि परमाणु से इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन अगर खत्म हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं, तो परमाणु कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात हो गई परमाणु और अणु के बारे में। परमाणु क्या है, एक अविभाज्य इकाई है, ठीक है, जिसको आप अलग अलग भागों में नहीं तोड़ सकते। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ये मिलकर बना होता है। अणु विभाज्य इकाई है जिसमें समस्त यौगिकों का गुण संरक्षित रहता है, और अणु का निर्माण किसके थ्रू होता है, परमाणु से ही बनता है। एक परमाणु में जितने प्रोटॉन है, अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन हुए तो वो आवेश रहित हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है तो ऋणावेशित, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है तो वो धनावेशित हो जाएगा। अब परमाणु नंबर क्या होते हैं, है ना, जो आपके डाउट्स आए थे, जो आपने कमेंट किए थे कि एक बार आपको परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान समझना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर थ्योरी भी कंप्लीट कर रहे हैं। वो मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिकों से प्राप्त प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, परमाणु संख्या कहलाती है। मतलब उस परमाणु के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं वो उसकी क्या कहलाएगी, परमाणु संख्या कहलाएगी। यह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन, अगर हम लोग देखें, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, अर्थात इसके नाभिक में 8 प्रोटॉन होंगे, है ना, और 8 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। परमाणु भार की बात करें, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग है वो क्या कहलाता है, परमाणु भार यहाँ पर कहलाता है। अगर मैं सिर्फ बोलूँ इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या, तो वो क्या हो जाएगी, आपका परमाणु नंबर, परमाणु क्रमांक हो जाएगी। अगर मैं परमाणु भार बोलूँ तो सम कर लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या का, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा परमाणु भार। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण होते हैं, अर्थात परमाणु के नाभिक की ओर जो है, अगर कोई परमाणु है तो उसके नाभिक के चारों ओर इस तरीके से ये चक्कर लगाते रहते हैं। इसकी खोज 1897 में जे टॉमसन के द्वारा करी गई थी। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलॉम का आवेश रहता है। इसका द्रव्यमान जो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। ये एक स्थायी मूल कण होता है, अर्थात इस पर एक इकाई ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो खोज किसने करी थी, कब करी थी, दूसरी चीज़ इसका जो है आवेश कितना होता है, इस पर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 का, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कण तथा तरंग दोनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। इसकी खोज 1919 में रदरफोर्ड के द्वारा करी गई थी।
चलिए अब प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन की खोज जो है 1919 में हुई थी, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा करी गई थी। प्रोटॉन जो है परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला एक प्रकार का धन आवेशित कण होता है, जिस पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा रहता है। ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा करी गई थी। नाभिक में पाया जाने वाला एक प्रकार का उदासीन कण है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर रहता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी जानकारी होगी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। अब आ जाते हैं समस्थानिक के पास। किसी रासायनिक तत्व के दो या उससे अधिक रूपों जिसमें परमाणु क्रमांक एक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। इसके अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। बस एक बार डेफिनेशंस आप पढ़ लो, फिर हम लोग इसको समझते हैं। क्या बोला है, इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। कोई भी एक डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो, समस्थानिक याद कर लो, जिसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक समान, परमाणु नंबर समान है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या समान होगी लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी। अब इसी तरीके से समभारिक भी है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को समभारिक कहा जाता है जिनका परमाणु भार, मतलब भारिक बोला, समभारिक मतलब भार समान। समस्थानिक मतलब स्थान समान होगा, मतलब नंबर सेम होगा। भारिक मतलब उनका जो भार है वो क्या होगा, सम मतलब समान होगा। तो नाम से ही पता चल रहा है समभारिक मतलब जिनका परमाणु भार समान होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो सकता है, अर्थात उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन या फिर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे आर्गन, पोटेशियम तथा कैल्शियम तीनों समभारिक है, क्योंकि तीनों का जो द्रव्यमान है, परमाणु भार जो है वो एक समान है। तीनों का द्रव्यमान 40 है, लेकिन क्रमांक आर्गन का 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है और कैल्शियम का 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, समभारिक, भार समान है लेकिन नंबर अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे अपन नंबर वाइज पढ़ते हैं ना, तो वो वाली चीज़। ठीक है, तो परमाणु नंबर अलग अलग है लेकिन इन तीनों का भार एक समान है। चलिए अब इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक हैं जिनके परमाणु नंबर समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है ना, किंतु सभी की जो परमाणु संख्या, जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है, एक ही है, लेकिन संख्या समान है, लेकिन इनका जो भार है वो भिन्न भिन्न है ना, या द्रव्यमान जो है वो अलग अलग है। जैसे हमने देखा हाइड्रोजन 1 जिसको प्रोटियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 या फिर इसको ड्यूटेरियम के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोजन 3 जिसको ट्राइटेनियम के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो इसमें प्रोटॉन 1 भी, मतलब प्रोटॉन की संख्या तो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या चेंज होती जा रही है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको क्या बोला जाएगा, समस्थानिक। क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है जिसका परमाणु संख्या जो है या परमाणु नंबर जो है वो कितना है, 1 है, लेकिन इसका जो भार है वो अलग अलग है, 1 है, 2 है, 3 है ना। तो ऐसा कोई तत्व बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, ऐसा कोई तत्व बताइए जिसकी परमाणु संख्या समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। ठीक है, मैं आपके सामने ऑप्शन रख देती हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कैल्शियम। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, हाइड्रोजन लगा कर आ सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन के क्या है, संख्या समान है लेकिन इसके 3 अलग अलग भार हैं, 3 अलग अलग एलिमेंट्स है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। इसी प्रकार क्लोरीन के भी होते हैं। क्लोरीन का जो नंबर है ना, इसके समस्थानिक, क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। इसका अगर मैं परमाणु नंबर बोलूँ तो वो 17 है, लेकिन इसके 2 भार है अलग अलग, एक तो 32-35 वाला है ना, और एक 37 वाला है। ठीक है, किसके द्रव्यमान 35 और 37 है। क्लोरीन के 2 समस्थानिकों की परमाणु संख्या क्या है, 17 ही है। कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, सभी को याद है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन। कार्बन 6 नंबर पर आया। ठीक है, तो कार्बन के 3 समस्थानिक है जिनका द्रव्यमान क्रमशः 12, 13 और 14 रहेगा। इसे हम कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 के नाम से ही जानते हैं। जैसे हाइड्रोजन 1 को प्रोटियम भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन 2 को ड्यूटेरियम बोलते हो, वैसे कार्बन का नाम है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 है, मतलब कार्बन के आगे उसके द्रव्यमान को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान आप देख सकते हैं 16, 17 और 18 है। ठीक है, इसको ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18 कहलाते हैं। ऑक्सीजन के तीनों की जो परमाणु संख्या है यहाँ पर कितनी होती है, 8 है, क्योंकि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या आपको पता ही है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है।
ठीक है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो तीनों समस्थानिक है, इनकी तीनों की परमाणु संख्या 8 है, लेकिन द्रव्यमान 16, 17 और 18 है। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। आई थिंक समस्थानिक पूरा क्लियर है ना। संख्या समान होना, भार भिन्न भिन्न होना, ये नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये याद रखने वाली चीज़ है। हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये सब के सब समस्थानिक है। अब इनकी क्या विशेषताएं होती है, आइसोटॉप्स जो होते हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये एक ही तत्व के परमाणु, हाइड्रोजन अपने आप में एक है, ठीक है, क्लोरीन अपने आप में एक है, ऑक्सीजन अपने आप में एक है, तो ये परमाणु ही हुए ना, अणु तो नहीं हुए। ठीक है, तो ये एक ही तत्व के परमाणु है। इनका आवर्त सारणी में स्थान बिल्कुल समान रहेगा। ठीक है, इसमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। समस्थानिक मतलब स्थान समान, प्रोटॉन समान, इलेक्ट्रॉन समान, लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग। हमने देखा ही था हाइड्रोजन में 2n लिखा होता, 3n लिखा होता। ठीक है, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु इनके भौतिक गुण यहाँ पर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इनकी विशेषताएं जो है, मतलब इनको आप कहाँ कहाँ किस किस तरीके से प्रयोग कर रहे हो, इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जो रासायनिक गुण हैं वो बिल्कुल समान रहेंगे। अब समभारिक को देख लीजिए, आइसोबार को देख लीजिए। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, लेकिन क्रमांक, अब की बार नंबर भिन्न भिन्न हो जाएंगे, समभारिक कहलाते हैं। चूंकि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या एवं उसका परमाणु भार जो है लगभग बराबर होते हैं, अतः समभारिकों की एक पूर्ण परिभाषा इस प्रकार भी आप दे सकते हैं, वे परमाणु जिनके परमाणु भार लगभग एक समान तथा परमाणु भार जो क्रमांक है भिन्न भिन्न होते हैं, आइसोबार कहलाते हैं। यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि समभारिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। एग्जांपल्स देख सकते हैं, आर्गन 14 आप ले सकते हैं, कैल्शियम 40 आप ले सकते हैं। दो डिफरेंट परमाणु है, लेकिन दोनों का जो भार है वो कितना है, 40 है ना, क्योंकि आर्गन 18 नंबर पर आता है, कैल्शियम का जो स्थान होता है या कैल्शियम का जो परमाणु नंबर होता है वो 20 होता है, लेकिन दोनों के जो भार हैं वो कितने हैं, 40 है। तो ये एक एग्जांपल इन दोनों का आपके सामने हो गया, है ना। अगर मैं कार्बन और नाइट्रोजन की ही बात कर लूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन आपको दे रखा है C14 और N14। ठीक है, अब कार्बन का नंबर तो 6 होता है परमाणु नंबर, और नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन 7 नंबर पर आ रहा है, कार्बन 6 नंबर पर आ रहा है। मतलब कि संख्या तो अलग अलग है, लेकिन भार, या फिर एक बार हम लोग इसको द्रव्यमान भी बोल ले तो वो क्या हो गए, सेम हो गए, 14 हो गए। कार्बन और नाइट्रोजन का 14 होता है, आर्गन और कैल्शियम का 40 होता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया समभारिक का, आइसोबार का। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई, आइसोटोन और आइसोबार क्या होता है, समस्थानिक, स्थान समान होगा, परमाणु नंबर समान होगा। समभारिक, उनका भार या द्रव्यमान समान होगा। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, समभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न किंतु द्रव्यमान समान होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। समभारिकों के परमाणु भार लगभग एक समान ही माने जाते हैं, है ना। परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण समभारिकों के रासायनिक व भौतिक गुण जो है यहाँ पर अलग अलग रहेंगे। आवर्त सारणी में जो समभारिक होते हैं उनका स्थान भी अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ खोज और खोजकर्ता के नाम देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। और इसी सेशन के साथ आपके केमिस्ट्री के जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, परमाणु सिद्धांत की खोज डाल्टन के द्वारा करी गई है। परमाणु संरचना बोर जो है नील्स बोर और रदरफोर्ड के द्वारा करी गई है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा, न्यूट्रॉन की चैडविक के द्वारा, परमाणु संख्या माजले के द्वारा बताई गई है। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैकुलर के द्वारा इसकी खोज की गई। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने करी है। यूरियम की खोज क्लाप्रॉथ के द्वारा करी गई है। पाश्चुरीकरण की खोज जो है ना, और किडवन की जो प्रोसेस है, दोनों ही प्रोसेस लुईस पाश्चर के द्वारा दी गई है। विद्युत बैटरी की खोज वोल्टा, और उनके नाम से वोल्टाइक सेल भी आपने देखा होगा। एंटीबायोटिक्स की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा यहाँ पर करी गई है। ठीक है, बहुत सारी बार जो है इसका जब हिंदी ट्रांसलेशन होकर आता है पेपर में तो अलेक्जेंडर को राजा फ्लेमिंग लिख दिया जाता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, अलेक्जेंडर मतलब किंग, राजा होता है। ओके, क्लियर है, तो ये नाम आप देख लीजिए एक बार फटाफट से, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है। एक विलियन में 85 मिलीलीटर पानी और 15 ml अल्कोहल होता है। विलियन में मात्रा प्रतिशत से मात्रा की आपको गणना करनी है। कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, है ना। आपको यहाँ पर टोटल परसेंट निकालना है किसका, इसका जो भी आपको विलियन दे रखा है। तो विलियन वाले अपने फॉर्मूलाज तो देख ही लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है 85 ml जो है वाटर है और उसमें 15 ml जो है अल्कोहल है। तो आपको विलियन में मात्रा प्रतिशत से मात्रा की गणना करनी है कि इसमें जो है मात्रा कितनी है।
ठीक है, अल्कोहल की मात्रा यहाँ पर कितनी है, वॉल्यूम कितना है। तो देखो टोटल कितना हो जाएगा, अगर ये परसेंटेज में भी देते तो हम लोग बोल देते टोटल 100 है। 100 में से आपको डायरेक्टली रेशियो वही बना के दे रखा है 85-15 का, तो हमको परसेंटेज में निकालने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 85 और 15 अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। 85 + 15 100, ठीक है। तो मुझे परसेंटेज निकालना है 15 डिवाइड बाई 85 + 15 इंटू 100, है ना। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। 15 डिवाइड बाई 85 + 15 इंटू 100, इसी को सॉल्व करना है। 15 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट हो गया, 15% आपका आंसर आ गया। तो विलियन में जो प्रतिशत निकला वो कितना निकला, 15% निकला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। या फिर अगर ऐसा कुछ होता 85-15 ना देते हुए कुछ और नंबर देता तो हम लोग परसेंटेज निकालते। जस्ट लाइक 35 अगर इसने यहाँ दे रखा होता कि 35% है, तो आप कंसीडर करते, अज्यूम करते कि टोटल 100 मिलीलीटर का यहाँ पर सॉल्यूशन है, जिसमें से 30% ये है, बचा 70% ये है। तो ऐसा कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी वे में 85-15 पूछा था। तो अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई तो आप डायरेक्टली आंसर यहीं से देखकर 15 कर लेते, क्योंकि 85-15 100 हो गए, 100 से 100 कट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आपको पहचान करनी है, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कैल्शियम का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो यहाँ पर क्या रहेगा, है ना। तो क्या फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है, आपको इसको फिल करना है 2n² से, ठीक है। इसी से फिल करते हैं, इसी से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पहचान करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। और यहाँ पर आप क्या करें, n = 1, n = 2, n = 3, ऐसे करके आप वैल्यूज़ को पुट करिए जहाँ तक कि आपको कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं मिल जाता। अच्छा, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 20 होता है ना। आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम से स्टार्ट करेंगे तो 20 नंबर पर आपको मिलेगा कैल्शियम। तो हमको यहाँ पर टोटल 20 लेकर आना है ना, 20 तक फिल करके लेकर आना है। तो n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, n की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो यहाँ पर 2n² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगी। तो पहले तो मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँ, n की वैल्यू को एक एक करके बढ़ाते जाना है। तो 2n² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को पुट कर रहे हैं किसके अंदर, 2n² के अंदर, यहीं से फिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको 20 तक चलना है, ठीक है। ये हमको 20 दे रखा, अगर ऐसे 40 तक होता तो आप n की वैल्यूज़ को बढ़ाते जाते। अब हम लोग n की वैल्यू को 3 रख के देखते हैं, है ना। तो 2n² में n की वैल्यू को 3 रख के देखिए, 3 का स्क्वायर 3 × 9, 2 × 18 हो गए, ठीक है। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 20 तक जाना है, 2, 8 और 18 यहीं हो गए। अगर और आगे जाना होता जस्ट लाइक आपको 40 का पूछा होता, ठीक है, तो आप n = 4 रखते, n = 5 रखते और ऐसे करके आप वैल्यूज़ निकालते। तो अभी मुझे पता चल गया कि मुझे किसके अंदर फिल करना है, 2, 8 और 18 से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रखती जाती हूँ 2, 8 और 18 और आगे ही होता रहेगा, ठीक है। कैल्शियम की वैल्यू कितनी है, 20 है, इसका नंबर कितना है, 20 है, ठीक है। तो पहला 2 ठीक है, दूसरा 8 ठीक है, 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। अब 10 में अगर मैं 18 जोड़ूंगी तो डेफिनेटली ये 20 से ज़्यादा निकल जाएगा। मुझे कहाँ पर आकर स्टॉप होना है, 20 पर आकर रुकना है। तो मैं एक बार और 8 ले सकती हूँ, ठीक है। अब कितने हो गए, 8 और 8 16 और 2 18 हो गए। अब कितने और बचे हुए हैं मेरे पास, अगर आप यहाँ पर देखें तो कितना और बचा हुआ है, 2 और बचा हुआ है, ठीक है। 8 और 8 16 और 2 18 और 2 20 हो गए। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। कैल्शियम का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको फिल करना है, 2n² से आप फिल करेंगे, n की वैल्यू को 1, 2, 3, 4 ऐसे रखते जाएंगे और जहाँ तक आपका फिल होता है वहाँ तक जो भी नंबर है वहाँ तक आप फिल करिएगा। 2, 8 एंड 8 एंड 2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करके देख लो। मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पोटेशियम का फिल करके बताओ, ठीक है। तो 2n² से आप फिल करो। आप चाहें तो वीडियो को रोक लो 1 मिनट, आराम से इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। n की वैल्यू को 1 रखते जाओ और बनाते जाओ आगे से आगे। सबसे पहले तो ये बताओ पोटेशियम जो है, अभी तो कैल्शियम पूछा था, पोटेशियम का नंबर कितना होता है, पोटेशियम का नंबर यहाँ पर होता है 19, ठीक है। तो 19 तक आपको फिल करना है। कैसे फिल करोगे, 2n² से फिल करोगे, n = 2, n = 3 तक अपना काम हो जाएगा, ठीक है। चलो 2n² मतलब 2 × 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2n² मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2n² मतलब 3 रखेंगे, 3 × 9, 2 × 18, इससे ज़्यादा तुमको जाना ही नहीं है। तो ये पहला हो गया आपका 2 और 8 10 हो गए। अब 10 के बाद डायरेक्टली 18 करोगे तो 20 से आगे निकल जाएगा। हमको 20 के अंदर अंदर ही रहना है क्योंकि पोटेशियम का 19 है, 19 से आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो अब वापस से अपन 8 की एक क्लास ले लेंगे।
8 और 8 16 और 2 18 हो गए, एक ही बच रहा है 19। टोटल इसका सम करो, कितना आ गया 19 आ गया। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये किसका दे रखा है, पोटेशियम का दे रखा है। क्लियर है, समझ पा रहे हो कैसे हम लोगों ने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। ओके, ऐसे ही करके आपको सबके निकालने, बस आप 2n² का फॉर्मूला लगा लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को देखिएगा। ये सभी डिफरेंट पेपर के, जहाँ ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो हम लोगों ने केमिस्ट्री के कंप्लीट कर ही लिए, जो कुछ बच रहे थे वो आज साथ के साथ आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। Na2CO3 10H2O के 1 ग्राम अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर चुके प्रीवियस सेशन में। ठीक है, हमने पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, हमने सबके जो है परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर निकाले थे, सोडियम का नंबर निकाला था, फिर उसको मल्टीप्लाई करा था, ऐसे टोटल सम निकाले थे। अब की बार इन्होंने बोला है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑक्सीजन का निकालना है, तो क्वेश्चन और ईजी है बजाय दूसरे सेशन के। चलो सॉल्व करते हैं। हमको सिर्फ ऑक्सीजन की बात करनी, तो हम सिर्फ ऑक्सीजन को ही देखेंगे। ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद है, ऑक्सीजन के 3 यहाँ पर दिख रहे हैं, और 10H2O में कितने हैं, O के कितने हो गए, 10 हो गए, है ना। तो O के 3 और O के 10, टोटल कितने हो गए, 3 + 10 13 हो गए। ऑक्सीजन के टोटल कितने परमाणु मौजूद है, ऑक्सीजन के 13 परमाणु यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन नहीं दिख रहा है ऑप्शन में 13, तो मुझे नहीं दिख रहा है, मतलब इसने कुछ और भी इसके अंदर ऐड किया है। बहुत सारी बार ऑप्शन में आपको दिख सकता है 13, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने क्या करा है, इसको यहाँ पर कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो हम भी कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्जन तो हमको आता ही है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, टोटल ऑक्सीजन के कितने प्रेजेंट है, 13 एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप कन्वर्ट करिए, कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम किसके इक्वल है, ये फॉर्मूला पढ़ा ही था आपने, कल की सेशन में किया था, 6.023 × 10⁻23 एटम्स के इक्वल है ना। 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 एटम के इक्वल होता है। सो 13 मोल ऑफ एटम किसके इक्वल हो जाएगा, 13 × 6.023 × 10⁻23 के इक्वल हो जाएगा। सॉल्व कर लो, है ना। 53 65 63 78 समथिंग कुछ आएगा, मतलब ये तो पता चल गया कि यही आंसर होगा। अगर आप पूरा भी सॉल्व नहीं करते तो आपको ये यहाँ से ये वैल्यू थोड़ी बहुत तो समझ आ रही है। 13 का 6 में अगर अपन पहाड़ा बोलेंगे तो किसके आसपास वैल्यू आएगी, 63 78 78 हो सकता है, 79 हो सकता है, 80 हो सकता है। तो केवल अप्रोक्स वैल्यू मेरे को यही दिख रही है, 7.83 × 10⁻23। एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पर 2 आई होगी, तो दशमलव बढ़ाने के लिए हमने इसको 10⁻23 को क्या कर दिया, 10⁻24 कर दिया। अगर आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। 13 26 33 39 होता है, 9 हो गया, है ना। 13 दूना 26 होता है, ठीक है, 27 28 29 2 हो गया, और 13 78 है ना, 79 और 80। ठीक है, तो ये इसके आसपास कुछ वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसके आसपास 80 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आ रही है, 3 के बाद 8 पॉइंट समथिंग, और ये 10⁻23 है। सेकेंड, ये यहाँ पर 8 पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको हमने 10⁻24, क्योंकि वैल्यू यही दिख रही है, तो हम लोग इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं, मतलब 80 के अराउंड ये वैल्यू आएगी, इंटू 10⁻24 हो जाएगा। हमने दशमलव को जो है 1 पॉइंट आगे फिक्स कर दिया। ठीक है, तो 7.83 × 10⁻24 ऑक्सीजन एटम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने एटम्स निकाल लिए थे, 13 थे, हमने परमाणु निकाल लिए, 13 निकाल लिए थे। अब 13 के बाद यहाँ पर क्या हुआ, किसने इसको कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ एटम इक्वल होता है 6.023 × 10⁻23 के, तो यहाँ पर टोटल 13 किसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ऐसे आप हर एक के लिए कर सकते हो। ठीक है, 1 मोल ऑफ Na2CO3 10H2O के किसके इक्वल हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर आप कार्बन का निकालिए, तो कार्बन का तो केवल एक ही मौजूद है। ठीक है, हाइड्रोजन का निकालिए तो हाइड्रोजन के 20 हो गए। तो ऐसे करके आप किसी का भी निकाल सकते हो, जो भी आएगा, है ना। 1 मोल दे रखा है, यानी कि इंटू 1, और यहाँ पर जो भी आपका नंबर है 6.023 × 10⁻23 का। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब की बार क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन 0.10 मोल ऑफ Na2CO3 10H2O। अब की बार प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसमें 1 मोल की बात करी थी, अब की बार इसने 0.10 मोल की बात करी, और निकालना ऑक्सीजन के ये एटम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखी हुई है। 1 मोल ऑफ Na2CO3 10H2O जो है, इसमें टोटल ऑक्सीजन के एटम कितने, जैसा पहले निकाला था 13 मोल है किसके, ऑक्सीजन के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन पर एक बार फिर से चलते हैं।
यहाँ पर हमसे किसकी बात करी थी, 1 मोल की बात करी थी, है ना। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ Na2CO3 10H2O, है ना। तो 1 मोल में हमने निकाल लिए थे 13 होते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि 0.1 मोल में कितने होते हैं। तो हमने ये तो देखा कि 1 मोल में जो है 13 है, तो 0.1 मोल में कितने एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। 0.1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.1 इंटू 30, दैट मीन्स 1.3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है। अगर ये आंसर नहीं आया तो हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारे टोटल एटम्स निकल कर आ जाएंगे 0.78 इंटू 10⁻24। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? क्योंकि आइडियली जो वैल्यू होती है वो 1 मोल की होती है, जैसा हम लोगों को बहुत ईजीली MS स्टैट के वर्ग 2 के पेपर में पूछा हुआ था, तो डायरेक्टली हमने इसका 13 निकाल लिया। लेकिन इसने यहाँ पर क्या दे रखा है, 0.10 दे रखा है, इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, 0.10। अगर यहाँ पर 5 देता तो हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर लेते। अगर यहाँ पर 0.5 देता तो हम लोग इंटू 0.5 यहाँ पर कर लेते। तो इसकी वैल्यू 1.3 आ गई, 1.3 हो गया। इसमें क्या करना है, बस इसका मल्टीप्लाई ही करना है। तो इसका आंसर 0.78 इंटू 10⁻24 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन मैथेन। मैथेन के अंदर जो कार्बन की वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो कितनी होती है। तो हमको पता है कार्बन का जो नंबर है वो कितना होता है, 6 होता है। अगर मैं इसको यहाँ पर फिल करने की कोशिश करूँ तो मैं इसको कैसे फिल करूँगी, 1s², 2s², ठीक है, और 2p², ठीक है। अवभाव के नियम से अगर मैं इसको फिल करने की कोशिश करूँ तो ऐसे ही फिल होगा, ठीक है। तो इसके जो टोटल यहाँ पर जो संयोजकता बनकर आएगी वो कितनी बनकर आएगी, 4 बनेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैथेन में जो कार्बन की संयोजकता होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर 4 होती है, ठीक है। और आप चाहें तो ये डायग्राम भी कुछ इस तरीके से बनता है। हाइड्रोजन से 4 तरीके से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, कार्बन की संयोजकता हो जाएगी आपकी 4। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सेकेंड, चलो तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, तो हम आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं। अच्छा, अगर आपको अवभाव का नियम भी समझना है कि हमने कैसे करा है, तो इन शॉर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको यहाँ पर फिल करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है, ये वाला जस्ट एक आइडिया आप ले लो। अगर ये वापस से आपको समझना है तो ज़रूर से आप कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग अलग से एक थ्योरी सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। ये पूरा कुछ इस तरीके से बनता है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f एंड 5g। ऐसे ये पूरी सीरीज़ चलती रहती है। जब भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसे कट करते हैं, है ना। मतलब कि कोई भी अगर हम लोग फिल करने जाते, कॉन्फ़िगरेशन निकालने जाते, तो सबसे पहले हम लोग 1s से स्टार्ट करते हैं, है ना। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं 2s से, फिर 2p 3s से स्टार्ट करते हैं, है ना। फिर हम लोग इसे आते हैं 3p 4s से स्टार्ट करते हैं, फिर 3d 4p 5s से स्टार्ट करते हैं। ऐसी हमारी सीरीज़ चलती है। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, 2 फिल हो सकते हैं। p में कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। d में कितने होते हैं, 10 हो सकते हैं। f में कितने हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे पूरी सीरीज़ चलती रहती है। तो आप इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ पर फिल करते हैं, ठीक है। ओके, तो 1s हो गया, फिर 2s हो गया। ये सीरीज़ पूरी ऐसे चलेगी, 1s 2s 2p 3s। ये जो हमने एरो बना रखे ना, सबसे पहले 1s आया, फिर 2s आया, फिर यहाँ ऊपर से स्टार्ट करोगे 2p आया, 3s आया, फिर ऊपर से स्टार्ट करोगे 3p आया, 4s आया, फिर 3d आ गया, 4p आ गया, 5s आ गया। ये पूरी सीरीज़ चलती रहती है। तो s में कितने फिल होते हैं, मैक्सिमम 2 यहाँ पर फिल हो सकते हैं, ठीक है। p में मैक्सिमम 6 फिल हो सकते हैं। फिर s आ गया तो s में 2 फिल हो जाएंगे, है ना। p में कितने, मैक्सिमम 6। s में कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। d में मैक्सिमम 10 फिक्स हो सकते हैं। अच्छा, ये SPDF वाली सीरीज़ कैसे चलती है, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, मतलब सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसे याद करी थी कि सिद्धू पाजी जो है ढोलक फोड़ कर गए, सिद्धू पाजी ढोलक फोड़ कर गए। तो ये S फॉर सिद्धू, सिद्धू पाजी, SP सिद्धू पाजी ढोलक, सिद्धू पाजी ढोलक फोड़, सिद्धू पाजी ढोलक फोड़ के गए। मतलब ऐसे आप पूरी सीरीज़ चलाएंगे, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अपनी बना रखी है तो फिर नई याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने पहले नहीं देखा है तो ज़रूर से कमेंट करिएगा, ताकि अपकमिंग कोई केमिस्ट्री का सेशन होता है तो उसमें हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके,
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस थे आपके साइंस की सारी शिफ्ट में वो सारे अभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि बायो को स्टार्ट कर देते हैं। बायो के कुछ टॉपिक है जो हमें कंप्लीट करने हैं। ओके, सो आज के सेशन को यहीं डन करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप पर ऐड हो जाइएगा। पर्सनली यदि आपका कोई डाउट है तो आप ऐप पर आकर अपने डाउट को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपका पूरा चैट बॉक्स ओपन है, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।